नमस्कार बाल दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी सत्र द्वितीय इकाई नंबर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, उसके आज हम अभ्यास और स्वाध्याय के सही उत्तर आपको देंगे। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए। तो सबसे पहले देखिए कि हमारा शीर्षक है, टाइटल है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। तो कर्मयोगी का मतलब होता है कि बिना कोई फल की अपेक्षा बगैर कर्म करने वाला, यानी कि निस्वार्थ भाव से कर्म करने वाला व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री। हालांकि आप सब जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री है वो अति सामान्य परिवार से लेके देश के प्रधानमंत्री पद तक वो रह चुके हैं। तो दोस्तों, हमें ये भी पता होना चाहिए कि कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के जो रचयिता है वो शंकर दयाल शर्मा, हालांकि वो भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने ये लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर रेखा चित्र लिखा है। उनका साहित्यिक प्रकार रेखा चित्र है। तो अब ज़्यादा वक्त न गवाते हुए डायरेक्ट हम अभ्यास पर जाते हैं। तो हमारा ध्यान अभ्यास में पृष्ठ क्रमांक 23 यानी कि 23 पर होना चाहिए। बाल दोस्तों, हमें पाठ्य पुस्तक हमारी खुली रखनी है ताकि हमें और अच्छे ढंग से ये सब सारी बातें पता चल पाए। तो देखिए, हिंदी की पाठ्य पुस्तक सत्र नंबर द्वितीय में पृष्ठ क्रमांक 23 यानी कि 23 पर है अभ्यास। प्रश्न 1, कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो बाल दोस्तों, क्या कहा है, कथन जो नीचे है कुल मिला के 3, उसका हमें आशय स्पष्ट करना है, यानी कि उस कथन में क्या कहना चाहते हैं उस बारे में हमें स्पष्टता करनी है। तो देखिए, पहला है, शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। तो उसमें क्या कहना चाहते हैं, तो उत्तर करके मैंने लिखा, शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। बिना किसी फल की आशा के वे संपूर्ण भाव से कर्म में लगे रहते थे। जब भी उन्हें अपने कर्म का फल पाने के अवसर मिले, उन्होंने उनकी उपेक्षा की। फल पाने के लालच से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। शास्त्री जी के इस स्वभाव को देखते हुए उन्हें केवल कर्मयोगी कहना पर्याप्त नहीं है, उन्हें निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। दूसरा है, शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। उनका क्या स्पष्टता होती है, आशय क्या होता है, वो है उत्तर, गांधी जी देश के बहुत बड़े नेता थे, फिर भी उनमें अद्भुत विनम्रता, सादगी और सरलता थी। इन गुणों ने उन्हें अधिक महान और लोकप्रिय बना दिया था। गांधी जी के ये गुण लाल बहादुर शास्त्री में भी थे, इसलिए शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब था, यानी कि मिलता जुलता था। तीसरा है, शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। तो उसमें क्या कहना चाहते हैं, देखिए उत्तर, शास्त्री जी कर्म को ईश्वर मानकर उसकी पूजा के रूप में श्रम करते थे। देश और समाज की सेवा में ही उन्हें जीवन की सार्थकता लगती थी। उन्हें सदा सादा भोजन और सादा पहनावा ही पसंद था। उन्होंने जो कुछ किया पूरी निष्ठा और लगन से किया। उनकी ये विशेषताएं बहुत कम लोगों में पाई जाती है। उसके बाद पृष्ठ क्रमांक 23 पर दूसरा प्रश्न है, अगर महात्मा गांधी आपके स्वप्नों में आए तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे और महात्मा गांधी क्या क्या उत्तर देंगे, सोचिए और बताइए। तो बाल दोस्तों, मान लो कि आप सो रहे हो और हमारे स्वप्न में महात्मा गांधी आए, तो आप उनको कौन कौन से सवाल पूछेंगे, तो उसके बारे में वर्णन करना है, लिखना है हमें। तो उत्तर करके मैंने लिखा, अगर महात्मा गांधी मेरे स्वप्न में आए तो मैं उनसे निम्नलिखित प्रश्न पूछूंगा और बापू उनके निम्नलिखित उत्तर देंगे। मान लो कि उदाहरण तौर के, मान लो कि स्वप्न में आ गए, हम सो रहे हो और स्वप्न में आ गए गांधी बापू, तो किस प्रकार से मैं पूछूंगा उससे सवाल और वह क्या उत्तर देंगे, उसके बारे में सोच समझ के चर्चा करके हमें लिखनी है। तो मान लो कि मैं पूछूंगा, कोई भी व्यक्ति हो, मान लो कि बाल दोस्तों आप हो, तो आप पूछेंगे बापू से, पूछेंगे कि बापूजी सत्य क्या है। तो मान लो कि गांधी सामने है, स्वप्न में आए, तो ठीक है कि वो ही उनके उत्तर देंगे। तो वो कहेंगे, जिसका नाश कभी नहीं होता, जो अनंत और सदा भरोसे लायक है, वही सत्य है। दूसरा प्रश्न मैं पूछूंगा,
बापूजी, क्या जीवन में पूरी तरह अहिंसक बनना संभव है? गांधी जी कहेंगे, जहाँ तक हो सके वहाँ तक किसी जीव को आघात नहीं पहुँचाना चाहिए। मैं पूछूंगा उसके बाद, बापूजी, आपने अपने व्यस्त जीवन में से अपनी आत्मकथा लिखने का समय कैसे निकाला? गांधी जी कहेंगे, मुझे कई बार लंबी लंबी जेल यात्राएं करनी पड़ती थी। उनका उपयोग मैं आत्मकथा लिखने में करता था। आत्मकथा का अधिकांश भाग जेल में ही लिखा गया है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, संवाद को आगे बढ़ाइए जिसमें कम से कम 8 से 10 प्रश्न और जवाब हो। तो हमें पाठ्य पुस्तक में बाल दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 23 पर दिया हुआ है। तीसरे प्रश्न में कुछ 1 2 3 4 संवाद हमें दिए हुए हैं। उसमें से उस संवाद को हमें कम से कम 8 से 10 प्रश्न बने, ऐसे हमारी ओर से और भी संवाद को आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले ये हमारी पाठ्य पुस्तक में कुल मिला के 4 देखिए। रिया कहती है, गांधी जी का जन्म कब हुआ? सुनील कहता है, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। रिया कहती है, गांधी जी ने उच्च शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? सुनील, गांधी जी ने इंग्लैंड में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। रिया कहेंगी, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? सुनील, गांधी जी वकील के रूप में एक मुस्लिम व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। रिया कहेंगी, दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी जी ने किसका विरोध किया? सुनील, दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी जी ने वहां की सरकार की रंगभेद की नीति का विरोध किया। रिया कहेंगी, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर गांधी जी ने क्या किया? सुनील, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर गांधी जी ने यहाँ चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया। रिया कहेंगी, गांधी जी ने राजनीति में अपना गुरु किसे बनाया है? सुनील, गांधी जी ने राजनीति में अपना गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया। रिया कहेंगी, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब किया? सुनील कहेंगे, गांधी जी ने सन 1930 में नमक सत्याग्रह किया। रिया कहेंगी, गांधी जी ने चरखे को क्यों महत्व दिया? सुनील, गांधी जी ने देश की गरीबी दूर करने के उद्देश्य से चरखे को महत्व दिया। रिया, सन 1942 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया? सुनील, सन 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन किया। रिया कहेंगी, गांधी जी की हत्या कब और कहाँ हुई? सुनील कहेंगे, गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को राजधानी दिल्ली में हुई। रिया कहेंगी, गांधी जी की समाधि कहाँ है? वह किस नाम से प्रसिद्ध है? गांधी जी की समाधि दिल्ली में है, वह राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से बाल दोस्तों हमने संवाद को आगे बढ़ाया। उसके बाद आखिर में पृष्ठ क्रमांक 23 पर निम्नलिखित परिच्छेद का शुद्ध रूप से अनुलेखन कीजिए। एक हमें परिच्छेद दिया हुआ है, यानी कि पैराग्राफ दिया है, जैसा कि तैसा शुद्ध भाषा में वर्तनी की कोई भूल न हो जाए, शुद्ध रूप से हमें वो लिख देना है। जैसा का तैसा ये हमारे पाठ्य पुस्तक में है, तो आप वो देख सकते हैं। ज़्यादा कोई उसमें नहीं है, सिर्फ हमें अनुलेखन यानी कि लिखना ही है, सिर्फ अनुलेखन। देखिए प्रश्न 4, निम्नलिखित परिच्छेद का शुद्ध रूप से अनुलेखन कीजिए। अनुलेखन यानी कि जैसा अनु यानी कि फिर से, लेखन यानी कि लिखना, फिर से लिखना, जैसा का तैसा में लिख देना है। उसके बाद पृष्ठ क्रमांक 24 पर देखिए स्वाध्याय है। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया, कैसे? उत्तर, प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़कर गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उसे कुशलतापूर्वक संभालकर शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा पूरी की। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था, उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी, राष्ट्र को लाभ पहुंचाना उनके हर कर्म का एकमात्र उद्देश्य रहता था। उनके इन्हीं गुणों के बल पर वे नेहरू जी की विरासत को संभालने और उसे आगे बढ़ाने का कठिन काम पूरा कर सके। दूसरा प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उसी से उनकी परवरिश भी हुई। प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर पहुंचने पर भी वे सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सरलता, सादगी और जनसेवा की भावना उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गई थी। ये सारे गुण महात्मा गांधी जी के थे, जो शास्त्री जी में अपने आप आ गए थे। गांधी जी की तरह उन्होंने अछूतोद्धार कार्यक्रम भी चलाया। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा। तीसरा प्रश्न है, शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? उत्तर, शास्त्री जी में कार्य के प्रति गहरी निष्ठा थी, वे मेहनत करने की अदम्य क्षमता भी रखते थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार वे संसद के लिए चुने गए, परंतु उनके संसदीय जीवन की वास्तविक शुरुआत सन 1937 के निर्वाचन से शुरू हुई। चौथा प्रश्न है पृष्ठ क्रमांक 23 पर, छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? उत्तर, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप पर कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है। देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। इस प्रकार छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने संविधान द्वारा नागरिकों को मिली स्वतंत्रता के सदुपयोग के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे। दूसरा प्रश्न है, परिच्छेद में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो बाल दोस्तों हमें एक परिच्छेद दिया हुआ है, क्या कहे, परिच्छेद में रेखांकित यानी कि जिस शब्द के नीचे रेखा खींची हुई है, रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढना है, उसके बाद उनको शब्दकोश के क्रम में लगाना है। तो देखिए ये हमारे सामने, ये हमारी पाठ्य पुस्तक में ये पैराग्राफ है। तो उनमें से हमें क्या करना है कि जो रेखा वाले जो शब्द है उनके शब्दकोश में से अर्थ ढूंढना है। तो देखिए पहला शब्द रेखांकित है रीढ़ यानी कि मेरुदंड, अमिट यानी कि अटल, आधारशिला यानी नींव, खाद यानी कि जमीन का उपजाऊ बढ़ाने वाला पदार्थ, पल्लवित यानी विकसित जिसमें पल्लव लगे, सौरभ यानी सुगंध, शिष्ट यानी सभ्य। अब उसके बाद क्या है करना है, शब्दों के अर्थ का शब्दकोश का क्रम में लगा देना है। तो अटल सबसे पहले आगे आएगा, जमीन का उपजाऊ बढ़ाने वाला पदार्थ, नींव, मेरुदंड, विकसित, शिष्ट, सुगंध। तो इस प्रकार से हमें ये बाल दोस्तों लगा देना है। उसके बाद तीसरा है, इस इकाई से हम लाल बहादुर जी के जीवन में से कौन कौन से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं? तो उत्तर है, लाल बहादुर जी छोटे कद के बड़े व्यक्ति थे। उनके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करना चाहिए। अपने उद्देश्य के प्रति हमारी दृढ़ आस्था हो, उसे पाने के लिए हमें कर्म में लगे रहना चाहिए तथा उसके प्रति हमारा संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए। हमारे जीवन में श्रम, सेवा, सरलता, विनम्रता और सादगी हो, यह आवश्यक है। हम जो कहे वही करें और अपने राष्ट्र को लाभ पहुंचाने की वृत्ति रखें। इस प्रकार हम शास्त्री जी के जीवन से अनेक सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद आखिर में है बाल दोस्तों चौथा प्रश्न, एक था शेर, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। ठीक है, जंगल के प्राणियों उसको सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। अब आप इस कहानी को आगे बढ़ाइए और बताइए कि चींटी ने कैसे शेर का घमंड उतारा होगा। तो यह हमें ये क्या कहा है कि अधूरी एक वार्ता है, कहानी है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। तो मैंने बढ़ा दिया। देखिए, एक था शेर, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उसे सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। चींटी अपने बिल में गई और वहां से बहुत सी चींटियों को ले आई। शेर जहां सो रहा था वहां जाकर सभी चींटियां शेर के शरीर पर चढ़ गई। वे उसके पेट, पीठ और टांगों में बुरी तरह काटने लगी। शेर उन्हें अपने पंजों से मारने की कोशिश करता रहा था, तब वे उसके बालों में छिप जाती थी। थोड़े ही समय में शेर आकुल व्याकुल हो गया। उस चींटी ने उससे कहा, वनराज, इन चींटियों से परेशान होना आपको शोभा नहीं देता। आपको तो अपनी ताकत पर बहुत घमंड है ना। शेर ने कहा, चींटी बहन, मैंने तुमसे हार मान ली। अब मैं कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करूंगा। मैं शेर हूँ तो तुमसे सवा शेर बनकर दिखा दिया। जंगल के प्राणियों ने खुश होकर चींटी का विजयी जुलूस निकाला। तो बाल दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने बाल दोस्तों को भी जरूर शेयर करना। और हाँ बाल दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल सुरेश साहब नाम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि बाल दोस्तों मैं इस चैनल में कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत के कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय के उत्तर हो, अभ्यास के उत्तर हो, सभी मैं इस चैनल में डालता हूँ। तो कृपया करके ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कर लेना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।